तो रवीश कुमार ब्रांड है, एनडीटीवी ब्रांड नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। रवीश कुमार मीन्स एनडीटीवी, एनडीटीवी मीन्स रवीश कुमार। जितने भी नामचीन चैनल है वो या तो अडानी के हैं या अंबानी के। एनडीटीवी अगर सोचेगी कि हम आर भारत बन जाए, जी न्यूज बन जाए और टाइम्स नाउ न भारत बन जाए, तो वो अब नहीं बन सकता। अब रवीश कुमार हट गए तो फिर एनडीटीवी हम क्यों देखें, आप क्यों देखें। बहुत सारे लोग कहेंगे अब क्या देखना, किसको सुनना, किसको देखना। नमस्कार, मैं रवीश कुमार जो वो एक आवाज है उसमें इतनी कशिश हो गई थी कि हर आमो खास कहता था यार रवीश बोल रहा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो शब्द आप सुन रहे हैं ये सब वहीं से आया हुआ, गोदी मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ऐसे कई शब्द। जितने भी नामचीन चैनल हैं वो या तो अडानी के हैं या अंबानी के हैं, बाकी किसी पत्रकार के अब नहीं है। जैसे न्यूज़ 24 है वो राजीव शुक्ला एक पत्रकार ही, तो लोग बताते हैं कि तकरीबन 99% चैनल्स अंबानी और अडानी ने खरीद लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्यापारी जो है वो व्यापार करेगा तो किस सेक्टर में करेगा। व्यापार का मतलब पहले हम लोग ये समझते थे चावल दाल गेहूं आटा चीनी तेल सर्फ साबुन कोलगेट पेस्ट, ये सब चीज़ें बिस्किट इत्यादि इत्यादि जो सामान है जिसका रोज़मर्रा के ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है, उसका जो व्यापार करता है उसको व्यापारी कहते हैं। लेकिन अब पता चला कि कलम कॉपी और पत्रकारिता का भी व्यापार होने लगा। बहुत दुर्भाग्य है, रवीश कुमार जैसे पत्रकार को मुल्क के एक बड़े हिस्से में रवीश कुमार को संजीदगी के साथ सुना जाता था, संजीदगी के साथ। एक मुखर आवाज को ना खरीद पाने, मैं कह रहा हूँ पूरा चैनल ही खरीद देना। मुल्क के बड़े हिस्से में एक वाहिद पत्रकार रवीश कुमार ऐसे हैं जिनको संजीदा लोग, पढ़े लिखे लोग, काबिल लोग पसंद करते थे और वक्त निकालकर उनके वीडियोस को सुनते थे। ये बड़ी बात। वो मसरूफ लोग जिनके पास वक्त की किल्लत है, उनसे भी जब हम लोगों की बात होती थी वो कहते हैं कुछ मौका मिले ना मिले, रात के किसी वक्त एक बार हम रवीश कुमार को सुन जरूर लेते हैं। ऐसे पत्रकार का वो प्लेटफॉर्म छीन लेना, ठीक है, प्लेटफॉर्म तो वो नहीं तैयार कर ही लेंगे, सबने कर लिया, ये भी कर लेंगे, लेकिन एक प्लेटफॉर्म था एनडीटीवी का। और अब एनडीटीवी की हालत आप देखेंगे रवीश कुमार के हटने के बाद। भारत का सबसे घटिया चैनल अगर कोई कहलाएगा, चूंकि एनडीटीवी में हकीकत में रवीश कुमार मीन्स एनडीटीवी, एनडीटीवी मीन्स रवीश कुमार था, तो रवीश कुमार ब्रांड है, एनडीटीवी ब्रांड नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। और एनडीटीवी अब हो जाएगा समाप्त, क्योंकि आप जैसे हिंदुत्व का मुकाबला कांग्रेस क्यों नहीं पनप रही है। कांग्रेस इसलिए नहीं पनप रही कि कभी चंदन लगा लिया, कभी टीका लगा लिया, कभी वो, अरे भाई उस मुकाबले में आप जीत नहीं सकते हैं। आप एक बार ऐसे टीका लगाए पूरा भभूत लगा के लोग आ रहे हैं, आप एक ऐसा जैकेट पहनेंगे जो अभी मैं पहने हुआ हूँ, अब वो मुकम्मल कपड़े भगवा पहन लेंगे, तो वो मुकाबला तो आप जीत नहीं सकते। तो उनकी पिच पे नहीं खेला जा सकता। इसी तरह से एनडीटीवी अगर सोचेगी कि हम आर भारत बन जाए, जी न्यूज बन जाए और टाइम्स नाउ न भारत बन जाए, तो वो अब नहीं बन सकता, क्योंकि वो जगह टाइम्स नाउ न भारत ने ले लिया, वो जगह आर भारत ने ले लिया, वो जगह जो है जी न्यूज ने ले रखा। बचा कुचा जो स्पेस था वो न्यूज 18 ने भी कवर कर लिया लगभग, वैसे ही लोग उसमें भी हैं। तो कुल मिलाकर सारे चैनल में मुकाबला चल रहा, हम बड़े के हम, माना उस लाइन का। ऐसे में रवीश कुमार का जो लाइन था और न्यूज़ 24 के आपको पता होगा संदीप चौधरी वगैरह इन लोग का जो लाइन है, इस लाइन को लोग पसंद करते हैं बड़ी तादाद में। अब रवीश कुमार हट गए तो फिर एनडीटीवी हम क्यों देखें, आप क्यों देखें। बहुत सारे लोग कहेंगे अब क्या देखना, किसको सुनना, किसको देखना। कोई दूसरा चेहरा वैसा था ही नहीं, और अगर कोई होगा भी सेकेंड लाइन में तो प्रोग्रामिंग जो अब करने वाला होगा, जिसने उस चैनल को खरीदा है, उसका मकसद क्या है, कमाना मकसद तो होता तो रवीश कुमार को ना निकालता, रवीश कुमार से एग्रीमेंट करता। लेकिन मकसद उसका यह था कि इसकी जो मकबूलियत है या इसका जो तरीक़ेकार है उसको हर हाल में बदलना है, रवीश कुमार को ठिकाने लगाना है, जिसकी वजह से उसने पूरा का पूरा वो चैनल खरीदा है। तो जाहिर सी बात है वो तो फिर उसी रास्ते पर जाएगा। लोग जो 9 बजे प्राइम टाइम की आवाज सुनते थे और रवीश कुमार के आने का इंतजार करते थे, मतलब जिन्हें चिढ़ थी गोदी मीडिया से और रवीश कुमार को पसंद करते थे, उन्हें वो बेचारों को क्या होगा। आप यकीन जानिए, गलियों में हम लोग जब चलते थे, अभी की बात कर रहा हूँ, और रिसेंटली जब हम लोग गाँव जाते हैं
तो कभी कभी गले से निकलते तो खिड़कियों से आवाज़ आती है, नमस्कार मैं रवीश कुमार, नमस्कार मैं रवीश कुमार। जो वो एक आवाज़ है उसमें इतनी कशिश हो गई थी कि हर आमो खास कहता था यार रवीश बोल रहा। वो प्राइम टाइम की मकबूलियत मैं समझता हूँ, क्या टीआरपी होता है और नहीं होता ये तो अपनी जगह पर है, वो लोग किस तरह से निकालते हैं। टीवी पर बैक वक्त कितने लोग देखते थे ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यूट्यूब पर और दूसरे जो सोर्सेज हैं देखने के, जो साइट्स है उस पर भारत में मुझे लगता है कि उसके मुकाबले में कोई और चीज़ें देखी नहीं जाती हैं। ऐसे में निराश लोग हैं, उदास लोग हैं, और पत्रकारिता के प्रति जो सोच लोगों की पनप रही थी उसको और बल मिल गया है। और जो शब्द ये जो आप गोदी मीडिया सुनते हैं, इसके आविष्कारक रवीश कुमार है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक शब्द है, इसके आविष्कारक रवीश कुमार है। और रवीश कुमार ने न जाने कैसे कैसे शब्दों का आविष्कार किया है इस प्राइम टाइम की स्टोरीज में। जब भी उनकी कोई स्टोरी होती थी तो एक नए शब्द उसमें वो निकलते थे, उसका आविष्कार होता था और वो धीरे धीरे प्रचलित हो जाता था। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो शब्द आप सुन रहे हैं ये सब वहीं से आया हुआ, गोदी मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ऐसे कई शब्द। तो अब ऐसे पत्रकार कहाँ से आएंगे जो इस तरह के नए शब्दों का मैंने आविष्कार करेंगे। टीवी को खरीदना क्या ये तानाशाही का हंटर है पत्रकारों? बिल्कुल पत्रकारों पर नहीं साहब, ये इशारा है देश के लोगों पर, मतदाताओं पर, देश के बुद्धिजीवियों पर और उन तमाम बिखरे हुए संगठनों के अगुवा पर कि आप इसी तरह से बिखरे रहेंगे, एक एक करके उन तमाम स्तंभों को गिरा दिया जाएगा जिस पर ये बुनियाद लोकतंत्र की खड़ी है। और ऐसे तमाम लोगों को ठिकाने लगा दिया जाएगा जो सुसज्जित शब्दों के साथ और मर्यादा में रहते हुए सरकार पर निशाना साधते हैं, उनके क्रियाकलापों को समाज के बीच बड़े बेहतर तरीके से रखते हैं। ऐसे पत्रकार भी विलुप्त हो जाएंगे, ऐसी अखबारें ख़त्म हो जाएंगी और ऐसे टीवी चैनल ख़त्म हो जाएंगे। तो लोकतंत्र की कल्पना फिर करना मैं समझता हूँ, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि क्या तानाशाह की तरफ देश, तो ये सब देखते हुए तो ऐसा लग रहा, आप अदालतों के ज़्यादा अदालत पर लोग टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन जो गतिविधि चल रही है, सीजेआई नए आए, वो भी सब कुछ सुना होगा आपने, नेहरू जी का नाम ले लिया तो वो वीडियो सारे वायरल हो रहे हैं। ये सब ऐसा इशारा करता है कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से 2025 वाली बात जो कही जा रही है, क्या वाकई 2025 तक डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का इरादा रखते हैं वो लोग? क्या वाकई वो लोग 2025 के बाद मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं? जब एक सेकंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी टीवी चैनल पर आते हैं और कहते हैं भाइयों बहनों आज रात 12 बजे के बाद पूरे देश में आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर माने जाएंगे, यानी वो रद्दी का टुकड़ा हो गया, अब उसकी कोई कीमत नहीं रही। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी चैनल पर आए और बोले भाइयों बहनों आज रात 12 बजे के बाद बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान अमान्य और अघोषित अयोग्य माना जाता है और आज के बाद देश जो है वो मनुस्मृति पर चलेगा? अगर ऐसा ऐलान हो गया तो जो व्यवस्थाएं हैं संवैधानिक, थाने से लेकर और अदालत तक की बात मैं कर रहा हूं, लोग क्या करेंगे फिर? ये एक बड़ी बात है, बड़ी बहस है, इस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। सवाल है आपसे कि जैसे 4 बड़े इंसिडेंट इस भारत देश में हुए, जैसे कोरोना काल में लोगों की समस्या है, वहीं नोटबंदी में लोगों की समस्या है, और वहीं 2 आंदोलन ऐसे हुए जैसे किसान आंदोलन हो, सीए आंदोलन हो, जिसमें ऐसे पत्रकारों की बड़ी भूमिका थी देश की समस्याओं को सामने लाना, आवाज को सामने लाना। तो क्या ऐसे आने वाले वक्त में तो अब इन आंदोलनों की भी तवक्को नहीं की जा सकती? नहीं, आंदोलन आसान नहीं है, आंदोलन आसान नहीं है। सीए आंदोलन हो तो गया आंदोलन, लेकिन उस आंदोलन में बलि कितनी चढ़ी है ये आपको समझना होगा। मुझे लगता है कि पूरे देश में लगभग 200 से 250 लोग तो गोलियों से मारे गए,
उत्तर प्रदेश में सी आंदोलन में मारे गए, दिल्ली में दंगे में मारे गए, असम में मारे गए, और तो 200-250 लोग तो मारे गए। तकरीबन 2-2.5-3 हज़ार लोग जेलों में आज तक बंद हैं जो उसी आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसी तरह से किसान आंदोलन में तकरीबन 30 लोग मारे गए, 700 कुछ किसान मारे। और अगर सबको जोड़ लिया जाए वो बीमारी मैंने जो आंदोलन के बीच में ही मरे तो 700 कुछ किसान उसमें भी शहीद हुए, और कई उसमें भी जेल गए, और मुकदमे आज भी उनके ऊपर हैं। ये 2 आंदोलन का चूंकि आपने जिक्र किया, तो इन 2 आंदोलनों में जो शहादतें, जो कुर्बानियां दी गई हैं, मैं समझता हूँ हालात अब कुर्बानी देने जैसे दिख नहीं रहे। लोगों का मिजाज बदल रहा, लोग ये समझ रहे हैं कैसे भी चलो दाल रोटी चलनी चाहिए, कौन लड़ने जाए इनसे। और यही वजह है कि ईवीएम मुद्दा बनाया गया, आज तक ईवीएम के खिलाफ कोई बड़ा मूवमेंट नहीं चला। कई ऐसे अमेंडमेंट हुए जो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। जो आरक्षण का कोटा है, चाहे वो ओबीसी का हो 27% या एससी का हो 15% या एसटी का हो 7.5%, वो सारे कोटे जो 50% होते हैं वो किसी भी विभाग में आज तक पूरे नहीं हुए। निजीकरण की ओर देश बढ़ा। जब आप राष्ट्रीय संपत्ति जिसको बोलते हैं उसमें सबका अधिकार होता है, निजी संपत्ति में किसी का अधिकार नहीं होता, इसलिए वो रूल्स जो बनाए गए वो लागू नहीं होते। बड़ी तेजी से वो तमाम सरकारी चीज़ें निजी हाथों में सौंप दी गई, जिसके माध्यम से आरक्षण का मामला ऐसे भी ख़त्म हो गया। कोई आंदोलन नहीं हुआ अभी तक निजीकरण के खिलाफ या निजी क्षेत्र में आरक्षण दो, ये 2 मुद्दों को लेकर देश में कोई आंदोलन नहीं हुआ। अब आप देखें कि दंगे के खिलाफ जितनी कमेटियां, कमीशन जो भी बनी, कमेटी बनी, कमीशन बनाए गए, उन कमीशन के जितने रिपोर्ट्स आए उसको लागू करने को लेकर कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। अल्पसंख्यकों के उत्थान को लेकर जितनी भी कमेटियां बनी उसके जो रिपोर्ट आए उसको लागू करने को लेकर कोई आंदोलन नहीं हुआ। इसमें बड़ी भूमिका गोदी मीडिया की। अब मैं यही तो कह रहा हूं कि तो मुझे नहीं लग रहा है ये 2 आंदोलन जिसका आपने नाम लिया, एक सीएए तो जज्बाती आंदोलन था, वो हो गया, बस हो गया, कोई बहुत बड़ा वेल प्लान नहीं था, एक होता है रोड मैप बनाकर करना नहीं था। और किसान आंदोलन भी मैं समझता हूं कि वो झटके में शुरू हुआ और उसको विपक्ष का सहयोग और तमाम होता हवा था, वो फिर एक बड़ा रूप उसने धारण कर लिया जो शायद सरकार को पता नहीं था कि इतना बड़ा भी हो सकता है, तो वो हो गया। लेकिन जब तक आप पूरे देश में घूमकर समझाकर मुद्दे और लोगों को ऑर्गेनाइज करके रोड मैप बना कर दिल्ली की सड़कों पर नहीं लाएंगे तो उसको हम आंदोलन नहीं कहेंगे। अभी फिलहाल भारत के किसी राज्य में ऐसा कोई आंदोलन नहीं चल रहा। जातिगत जनगणना एक मुद्दा था, कोई आंदोलन नहीं चला। ये अलग बात है कि बिहार सरकार ने करवाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई आंदोलन नहीं चला। तो आंदोलन के नाम पर शून्य है। मुझे लगता है कि आंदोलनकारियों पर भी सरकार की नज़र है और अब आंदोलन इतना आसान है भी नहीं। आपसे सवाल है मेरा कि अब क्या गोदी मीडिया का बोलबाला और ज्यादा बढ़ जाएगा, जहाँ बेरोजगारी हो गया कब्जा, अर्थव्यवस्था कहाँ बेरोजगारी है, देश की सरहदों की समस्या होगी। नहीं, कौन किसकी हिम्मत है कि देश को देख ले। चीन थर-थर कांप रहा हमसे, पाकिस्तान की तो खैर मजाल ही नहीं जो मेरी तरफ देखे। पीओके पर मैं 100 ऐसे डिबेट आपको दिखाऊंगा जहां ये कहा जा रहा है कि 24 घंटे के बाद पीओके जो है वो हमारा हो जाएगा। 100 ऐसे डिबेट दिखाऊंगा, जबकि ये सही नहीं है। अगर पीओके पर हमें कब्जा भी करना, हमला भी करना है तो चैनल पर आप न्यूज़ फ्लश करके करेंगे क्या? एक सवाल है ये बहुत बड़ा। तो ऐसे न्यूज़ आपने भी देखे होंगे, आप पत्रकार हैं, थंबनेल ऐसे लगाए जाते हैं, बस अब 24 घंटे में पीओके हमारा। 24 घंटे में जो है वो लाल सेना जो है वो हथियार डालने वाली है। 12 घंटे में अमेरिका जो है वो मोदी जी से बात करके सरेंडर होने वाला। अमेरिका को भी 3-4 बार चैनलों ने सरेंडर करवाया। बहुत गिड़गिड़ाए रोए जो बाइडेन, मोदी से पंगा लेकर फंस गए जो बाइडेन मैं जाए ना, और रशिया और अमेरिका दोनों का बॉस बना मोदी, ठीक है। विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने मोदी, विश्व में सारे नेता मोदी से लेते हैं सलाह, ये सब चैनल पे चलता था डिले, ठीक है। अब विश्व जब करेंगे
तो देश देश कहाँ करेगा। जैसे देश का नाम आता है वो सारा मामला फोकस कर दिया जाता है अमित शाह जी और मोदी जी पर। समस्याओं पर कैमरा कभी जाता ही नहीं। और अगर कोई जाएगा, जैसे आप सोचेंगे कि मैं उठाऊं, तो आप समस्या उठाएंगे, आप ही को वो उठा लेगा।